ये कथन कारण क्या होता है मैंने कल आपको बताया था, असर्शन रीजन वाला। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, और ध्यान रहे कि जब हिंदी में समझ में ना आए तो इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हैं, और देखना भी चाहिए, ये आदत आप डालिए, क्योंकि एग्जाम में जब तक आप इंग्लिश में नहीं उसे सॉल्व करेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये इनफ होगा पास होने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों का वायुमंडल पौधों के लिए अनुकूल है। वायुमंडल नहीं कहेंगे उसको, देखो इंग्लिश में क्या लिखा है, एनवायरमेंट, पर्यावरण जिसका असली सही नाम है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है ट्रांसलेशन की। एनवायरमेंट ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन इज कंड्यूसिव फॉर प्लांट नॉट फॉर ह्यूमंस। मतलब वो कह रहा है कि जो भूमध्य रेखीय जलवायु है वो पेड़ पौधों के लिए ज्यादा अच्छी है और इंसानों के लिए कम है। और उसका कारण ये है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में औसत वार्षिक तापमान बहुत कम होता है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर या एवरेज एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस इज वेरी लो इन इक्वेटोरियल रीजन्स। तो इसमें जब आप ए लगाते हैं तो ध्यान रखेंगे कि ए आंसर आप तभी लगाएंगे जब आपको लगता है कि जो ए जो कह रहा है उसको उसका रीजन बी है। मतलब ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, और बी ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है, तब आप लगाएंगे। और बी तब लगाएंगे आप आंसर जब दोनों सही हैं लेकिन वो एक दूसरे का उसका रीजन नहीं है, उसकी व्याख्या नहीं करता, उसके एक्सप्लेन नहीं करता। सी तब लगाएंगे आप ए जब सही हो और सी बी गलत हो, और डी तब लगाएंगे ए गलत हो और बी सही हो। इसमें ध्यान देना कई बार इन चीजों को चेंज भी कर देता हो। कई बार एग्जामिनर बहुत सड़े हुए टाइप के होते हैं ना, उनको लगता है कि कैसे मैं ऐसी तैसी कर दूं स्टूडेंट की, तो वो लोग कई बार ए बी सी डी जैसे मैंने बताया इस क्वेश्चन में, तो वैसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही हो, चेंज भी हो सकता है। तो जरा दिमाग लगाओ, इसका सवाल क्या आएगा। क्या ऐसा होता है कि इक्वेटर के आसपास प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है वहां का एनवायरमेंट, मतलब वहां की क्लाइमेट, और इंसानों के लिए उतनी अच्छी नहीं होती। दूसरा यह है कि इसका कारण क्या है कि एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस इज वेरी लो, मतलब वार्षिक तापांतर जो है या तापमान का अंतर वहां पे बहुत कम होता है। क्या इसी वजह से वहां पर पेड़ पौधों के लिए वो अच्छा होता है? क्या ये एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है आर ए को, मतलब रीजन एसरसन का? दिमाग लगाओ कौन सा आंसर सही होगा इसका। क्या कोई गलत भी है इसमें? अगर आप इसका आंसर नहीं भी जानते हो, थोड़ा सा दिमाग वाला सवाल है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूं आपको। अगर इसका आप आंसर आपको नहीं भी पता एग्जैक्टली, तो आप ये भी कह सकते हो कि ए भी सही है, बी भी सही है, या मतलब ये दोनों, सॉरी, ए और आर दोनों सही हैं। अब आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप देखो इसको। अगर एक्सप्लेन करता है आर वाला ए को, तब तो वो ए आंसर होगा, एक्सप्लेन नहीं करता है तो फिर बी हो जाएगा। और अगर कोई गलत है तो फिर या तो सी होगा या फिर डी आंसर होगा। बताओ। मतलब सी वालों का ये है कि वो कह रहे हैं कि आर गलत है, मतलब भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में औसत वार्षिक तापमान बहुत कम होता है, तापमान का अंतर बहुत कम होता है। ये बात गलत है, ऐसा कह रहे हैं कुछ लोग, और ये रेगुलर स्टूडेंट हैं जो ऐसा कह रहे हैं। ऐसा है क्या? और इनमें से ये भी हो सकता है कि कई लोगों ने किताबें पढ़ पढ़ के बेहोश कर दी हों, और मेरी वाली क्लास भी कर करके वो बेहोश हो गए हों। पहली बात तो समझो जरा, आर वाले को देख लेते हैं हम। इक्वेटर का एरिया है, मैंने कहा था कि कई बार मैं इस वर्ड को बोल चुका हूं आपके सामने कि इक्वेटर के आसपास सन की सनरेज लगभग वर्टिकल होती हैं, और इस एरिया में टेम्परेचर न तो बहुत ज़्यादा होता है इक्वेटर के आसपास, ना बहुत कम होता, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती। मतलब अगर हम सिर्फ टेम्परेचर की बात करें, मैंने कल भी आपसे कहा था या परसों भी कहा था कि जैसा टेम्परेचर जून जुलाई में होगा वैसा ही टेम्परेचर जनवरी दिसंबर में भी होगा। 30-32 के आसपास यहाँ पर हमेशा ही टेम्परेचर रहता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि दिल्ली का जैसा कि गर्मी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था और जाड़े में कम हो गया, तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, तापमान में अंतर बहुत ज़्यादा हो गया दिल्ली जैसे शहरों में। दिल्ली नॉर्थ में है, लेकिन इक्वेटर के आसपास जितने भी शहर होंगे विषुवत रेखीय जलवायु में 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के आसपास लगभग, कल भी हमने पढ़ा था, तो वहां पर ठीक है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर यानी वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है।
तो ये सवाल गलत कैसे हो सकता है बताओ? सी आंसर आप कैसे दे सकते हो? किस आधार पे? कल भी मैंने पढ़ाया था आपको। पढ़ाई आपकी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि नाम लेके ठीक नहीं है, लेकिन आप खुद ही सोच लो इस चीज को। ऐसा है क्या? और किसी किसी का ऑप्शनल भी है क्या ज्योग्राफी? इसमें मुझे कभी कभी उम्मीद जैसी जगती है। ज्योग्राफी ऑप्शनल में वाले हैं क्या कोई इसमें? अगर ऐसा है तो मैं कह रहा हूं 3-4 दिन तक कम से कम खाना वाना मत खाना, हाँ, अगर कोई ऐसा है तो। कटु शब्द है लेकिन अच्छे वर्ड है मेरे, ये इस पर थोड़े से अकल आनी चाहिए। समझ गए? तो आंसर ये क्या होगा? बिल्कुल सही है। दूसरा, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों का वायुमंडल पौधों के लिए अनुकूल होता है। बिल्कुल सही बात है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है, वहां पर फॉरेस्ट मिलेगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा, सदाबहार वन मिलेगा, सेलवास जैसे वर्ड मैंने कल यूज किया था आपके सामने, ठीक है। और इंसानों के लिए थोड़ा सा गड़बड़ क्यों है, उतना अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, आर्द्रता बहुत ज्यादा होती है, चिपचिप बहुत ज्यादा होती है, बारिश होती रहती है। जैसा मौसम हमारे यहाँ जून जुलाई में होता है वैसा मौसम वहां लगभग पूरे साल होता है। तो ठीक कह रहा है, ऊपर वाला भी ठीक कह रहा है कि नॉट गुड फॉर ह्यूमंस। तो लेकिन ये भी ठीक है, ये भी, दोनों ठीक है, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर रहे हो। ए आंसर नहीं होगा। मतलब पूरे साल तापमान लगभग एक जैसा रहता है, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि इंसानों के लिए नहीं रहता है। ये आंसर सही मतलब उसका कारण नहीं है। अगर यहां पर ये होता है कि उस एरिया में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, चिपचिप बहुत ज्यादा होती है, तो जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, मॉइस्चर ज्यादा होगा, तो ऐसे में जून जुलाई वाला मौसम होगा तो मच्छर ज्यादा होंगे, बीमारियां ज्यादा होंगी, अनईजी होगा, अनहेल्दी क्लाइमेट हो गया, आपको नींद जैसी वहां पे ज्यादा आने लगेगी। तो इसीलिए कहा कि वो अनहेल्दी है। तो ये उसका रीजन नहीं है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी मेन बेसिक रीजन होता है। तो दोनों सही है, तो दोनों सही है, लेकिन उसका वो उसको एक्सप्लेन नहीं करता। तो आंसर इज बी। ठीक है, चलिए आंसर बी होगा। अब आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मिलान सही है? अब बताओ फिर, ये सवाल मैंने कल भी आपको पढ़ाया था। दिमाग से बिल्कुल ध्यान लगा के दो, जो लॉजिकल सवाल है उनको अच्छे से करो, बाकी सवालों को मैं आपको बता दूंगा कैसे। अब जैसे मैंने एक सेलवास वर्ड यूज किया कि वहां के वनों को सेलवास कहते हैं, आपको लिख लेना चाहिए। मैंने अभी कहा कि वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, इसको भी साइड में लिख दो फटाफट, तेजी से लिखा करो। और मैंने ये कहा कि वहां पर अनहेल्दी क्लाइमेट होता है ड्यू टू द हाई ह्यूमिडिटी, अधिक आर्द्रता होती है, मॉइस्चर होता है। जून जुलाई में जैसा हमारे यहाँ मौसम होता है वैसा इक्वेटर के आसपास पूरे साल होता है। तो इन चीजों को आप फटाफट लिख लिया करो। राइटिंग बना के लिखना ठीक है, कोशिश होनी चाहिए, लेकिन जल्दी भी लिख सकते हो। कोई ससुराल में जाके थोड़ी दिखाना है अपने ससुर जी को या जेठानी को या जेठ को या साले को या साली को कि मैं ऐसे नोट्स बनाता था एक जमाने में, देखो मेरे। ये दौर नहीं आएगा फिलहाल, ठीक है ना। और आजकल ये सब दिखाते भी नहीं है, आजकल लैपटॉप कंप्यूटर का जमाना है। तो राइटिंग कैसी है कि इसकी कोई नहीं पूछता आज तक। कब तक? जब तक वो एग्जाम ना दे रहा हो। आजकल सब दूसरा टाइप का सिस्टम है, इसलिए फटाफट लिखने की कोशिश किया करो। बताओ कौन सा इस पे आपस में सही है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र, चंद्रमा पर गड़गड़ाहट के साथ बारिश। ये चंद्रमा अंद्रमा नहीं है, आप यहां पढ़ो, रेन विथ थंडर। दूसरा जो है रेन विथ थंडर, थंडर का मतलब होता है गड़गड़ाहट के साथ, मतलब आवाज के साथ, थंडरिंग, स्टॉर्मिंग, लाइटनिंग इन द मानसून। तो इन द मानसून नहीं है, तो यहां पर आप पढ़ेंगे विश्व रेखीय जलवायु के आगे वर्षा जो है, यहां पर लिखा है वर्षा गड़गड़ाहट के साथ बारिश। ठीक है, तो मानसून मानसून नहीं पढ़ना इसमें, तो आप ऐसे पढ़ेंगे। तो इसमें बताओ, जहां पर गड़गड़ाहट थोड़ी होती है, लाइटनिंग के साथ वर्षा होती है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, क्या ये बात सही है? मानसून क्षेत्र में पूरे वर्ष भारी बारिश होती है, क्या ये बात सही है? रेगिस्तानी क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है, क्या ये बात सही है? या पहला वाला भूमध्य सागरीय जलवायु में गर्मियों में वर्षा होती है, ये सही है? कौन सा सही होगा इसमें बताओ, दूसरे का? हाँ, आजकल तो डायरेक्ट वीडियो कॉल हो जा रही है। कौन सा सही है? तो कुछ लोगों ने 2 का ए लगाया है आंसर, ज्यादातर लोगों ने। कौन सा सही है? अच्छा ये बताओ कल मैंने कहा था ना आपसे कि स्टार्टिंग में ही गलिया दिया जाए तो आपको ठीक रहेगा करके।
कल अगर आपने नोट्स बनाए हों, मैंने कितनी बार कहा है कल की वीडियो में, कल की क्लास में, कि पूरी दुनिया में एक ही बारिश है जहां पर जाड़े में वर्षा होती है। विंटर रेनफॉल एंड समर इज ड्राई, मतलब जाड़े में वर्षा होती है और ग्रीष्मकाल शुष्क होता है। एक ही बारिश थी वो, या सॉरी एक ही क्लाइमेट था। और दूसरा मैंने कहा था कि ज्यादातर क्लाइमेटिक जोन्स में गर्मियों में बारिश होती है। समर रेन, समर सीजन में वेट होता है और विंटर ड्राई होता है। और कुछ दो क्लाइमेट ऐसी होती हैं लगभग, जैसे विश्वद्रेखीय जलवायु और वहां वेस्टर्न यूरोप टाइप ऑफ क्लाइमेट, जहां पूरे साल वर्षा होती है। इस वर्ड को मैं कम से कम छठी सातवीं बात बोल रहा हूँ पिछले 2-3 क्लास में, जितना मैंने भी बोला है। और आप कहते हो कि भूमध्य सागरीय जलवायु में ग्रीष्म काल में वर्षा होती है। कौन सा करेक्ट है? आप कह रहे हो कि ये करेक्ट है। कहां से आते हैं ऐसे आंसर, ये तो बताओ मुझे आप। मेडिटेरियन क्लाइमेट में गर्मी में बारिश कैसे हो जाएगी, जब हम कल परसों से लगातार पढ़ रहे हैं। और कल मैंने आपको यह भी बताया था कि एयर प्रेशर बेल्ट के खिसकने की वजह से भूमध्य सागर में जाड़े में वर्षा होती है, अगर आपको याद हो तो। पहला आंसर कैसे सही हो जाएगा इसका बताओ, किस वजह से सही हो जाएगा? तो खाना वाना नहीं खाना है आज आपको, हाँ मैं फिर से कह रहा हूं। और सभी लोगों ने यही आंसर लगा रखा है इसमें, जहां तक मेरी नजर जा पा रही है। ये कैसे हो जाएगा यार? मानसून क्षेत्र में, वो तो अच्छी बात रही कि किसी ने सी नहीं लगाया, नहीं तो अनर्थ हो जाता आज। मानसून में हम लोग रहते हैं, मानसूनी जलवायु। क्या यहाँ पूरे साल वर्षा होती है? नहीं होती है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। रेगिस्तान में कहाँ बारिश होती है, वो भी जाड़े में? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब क्या, भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर ये सही है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र, देखो आपको ये नहीं पता है तो आप एलिमिनेट तो कर सकते हो ना इसको। डी आंसर नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। मानसून में हम लोग रहते हैं तो यहाँ पर पूरे साल भारी वर्षा कहाँ होती है? तो ये भी नहीं है। कल मैंने पढ़ाया था आपको, ये भी नहीं है। तो भले इक्वेटर आपको नहीं पता है कि गड़गड़ाहट के साथ होती नहीं होती, लेकिन एलिमिनेट करोगे तो बी आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है, इक्वेटोरियल क्षेत्र में क्या होता है कि हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, संवहनी वर्षा होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल दोपहर 2 बजे के बाद, मैंने कल पढ़ाया था आपको ये। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि हवा बहुत जब ऊपर उठती है तो उसमें जो क्लाउड्स बनते हैं, खासतौर पे कपासी वर्षा बादल, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, मैंने पढ़ाया था आपको ये। तो बादलों की जो लेंथ है या वर्टिकल जो एक्सटेंशन है बादलों का, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है कि प्लस माइनस डिस्चार्ज हो जाते हैं काफी ज्यादा। इसी वजह से लाइटनिंग होती है ना। तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड ही वो क्लाउड है, यानी कपासी वर्षा बादल काले भूरे रंग का जो मैंने बताया था, उसी में आपको लाइटनिंग ज्यादा मिलेगी। और लाइटनिंग जब होगी तो लाइटनिंग होने से क्या होता है, एक टेम्परेचर बढ़ जाता है बादलों का, एनर्जी पास होती है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा हवा का, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हवा फैलती है। जैसी हवा फैलेगी तो आवाज करेगी वो फैलते समय, और वही आवाज को हम क्या बोलते हैं, गड़गड़ाहट के साथ। अब आवाज की स्पीड कम होती है, लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। इसलिए जब लाइटिंग होती है कहीं पर आप देखते हो तो आपको जल्दी दिखाई देती है लाइट, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। और फिर आवाज उसके बाद आती है, क्योंकि साउंड की स्पीड कम होती है। तो प्लस माइनस इफेक्ट होने से, डिस्चार्ज होने से, है ना, प्लस माइनस होने से, लंबा एक्सटेंशन होने से उन बादलों में आपको लाइटनिंग की घटनाएं दिखती हैं। गूगल में देखना लाइटनिंग इन क्लाउड्स, सर्च मारना, उसमें इमेज में आपको दिखेगा ऊपर प्लस नीचे माइनस टाइप से, ऐसे एक्सटेंशन बढ़ता जाएगा, लाइटनिंग होती जाएगी। है ना, गर्मियों में भी हमारे यहाँ अक्सर देखा आपने, गर्मी में जब होता है कि इस टाइप के बादल बनते हैं तो लाइटनिंग बहुत ज्यादा होती है। जब कोहरे वाला बादल होगा, फॉग लगा होगा, तो लाइटनिंग ना के बराबर होगी, क्योंकि वो बादल लाइटनिंग नहीं करते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं। वर्टिकल बादल ज्यादा लाइटनिंग करेगा। तो अब आपके कई सारे कंसेप्ट बन गए इसमें कि लाइटनिंग कौन सा बादल करता है, क्यों करता है, वर्टिकल एक्सटेंशन का क्या महत्व होता है, वर्टिकल एक्सटेंशन क्यों होता है, क्योंकि हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तो बादल ऐसे बनते जाते हैं। कई सारे आंसर मैंने आपको बता दिए, ये वाले आंसर इज बी। ठीक, तो आपने दोनों ही आंसर बड़े खतरनाक दे दिए आज। बी, एक पहले वाला और ये वाला, देखो अब कब अकल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज रेनफॉल अकर्स इन द विंटर सीजन। अब ये सवाल थोड़ा सा अलग है, अगर ये सवाल आपको नहीं भी आएगा तब भी काम चलेगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा लॉजिकल आंसर लगाओ। किस देश में शीत ऋतु में वर्षा होती है? थोड़ा सा मतलब ये एलिमिनेट करने वाला सवाल है, मतलब इन चारों में कहां पे हो सकती है। ठीक है,
ये आपका लॉजिक देखना चाह रहा है कि अगर चीन में जाड़े में वर्षा होती होगी, ज्यादातर वर्षा, मतलब आंसर को ऐसे देखना है कि ऑप्शन के हिसाब से देखना है, ठीक। मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, उन चारों में से बढ़िया आंसर कौन सा है ये देखना है। बताओ किस जगह पे ऐसा होगा? चाइना, नॉर्वे, ब्राजील एंड नाइजीरिया। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि ब्राजील की लोकेशन क्या है, नॉर्वे कहां पर है, नाइजीरिया कहां पर है, चाइना कहां पर है, ये आपको आना चाहिए, तब जाके सवाल बनेगा आपका। एटलस आपके सामने होनी चाहिए, मैंने कई बार कहा है, और कल मैंने आपसे ये भी कहा था कि जहां पर आप पढ़ते हो वहां पर एक वर्ल्ड का मैप, एक फिजिकल मैप और एक पॉलिटिकल मैप, दो मैप आपके सामने होने चाहिए दीवार पे। टाइगर श्रॉफ, कियारा आडवाणी, या शो कॉल्ड जो भी आप महान विभूतियों के फोटो, मतलब ये तो ये हो गए जो जो जिनके नाम लिए मैंने, वो भी अच्छी बात है। एक होते दूसरे जो वाकई में जो आप कहते हो कि महान लोग हैं, तो उनकी फोटो अगर आप नहीं भी लगाओगे, उनको दिल में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई के समय में ज्यादा जरूरी है कि आप मैप लगाओ, ठीक है ना। तो कौन सा होगा? चाइना कहाँ है? चीन। अब चीन जैसा भारत, नाइजीरिया यहां पर इक्वेटर के आसपास, और ब्राजील है। तो अगर जाड़े में, तो ये सवाल ही कुछ ऐसा है कि मैंने पहले ही कहा ना कि इनमें से ज्यादा बढ़िया आंसर कौन सा है, ऐसा है। तो इसमें एक जगह है नॉर्वे, बी आंसर। नॉर्वे क्या है कि वेस्टर्न यूरोप टाइप ऑफ क्लाइमेट है उसमें, ठीक। पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु है, वहां पर गर्मी में और जाड़े में पूरे साल वर्षा होती है, दोनों बार बारिश होती है। लेकिन जाड़े में थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है नॉर्वे साइड को, है ना, टेम्परेट साइक्लोन, शीतोष्ण चक्रवातों की वजह से ज्यादा लंबे समय तक बारिश हो सकती है। तो इसका आंसर इन चारों में से हम बी वाला आंसर ज्यादा बेहतर लगा सकते हैं, नॉर्वे वाला, ठीक है। तो ये आंसर अगर आपने गलत भी दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने आंसर सही दिया था, 3B, गुड। ये दिमाग लगाया आपने, अच्छी बात है। तो ये सवाल थोड़ा अलग टाइप का था, लेकिन ये आंसर आपने सही दे दिया दिमाग लगाने के बाद। पहले के दो आंसर आपने बेहोशी में दिए थे। चलो अच्छी बात है, देर आई दुरुस्त आई वाली बात है। आगे बढ़े, इसको जरा सही तरीके से मैच करो तो क्या है ये, और इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ लेना इसको। आर्द्र सर्दी शुष्क गर्मी, मतलब सर्दियों में बारिश और गर्मियों में ड्राइनेस, इटली में है। अब इटली की लोकेशन और वहां का क्लाइमेट आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। पूरे साल वर्षा सूडान में होती है क्या? ये टॉपिक कल भी आया था, अगर आपको याद हो। वेट समर, मतलब गर्मी में बारिश, जाड़े में शुष्कता, ईरान में होती है। पूरे साल शुष्क, चिली। अब पूरी कंट्री की बात कर रहा है ये, किसी डेजर्ट वेजर्ट की बात नहीं कर रहा है, इसका ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। थर्ड का कौन सा, नहीं फोर्थ है ये तो, चौथे का कौन सा सही होगा जरा बताओ। ऑप्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है आपको, ये ध्यान देना है कि मतलब सॉरी, करेक्ट, मतलब 100% करेक्ट हो ऐसा नहीं माना जाता है, क्योंकि आप पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो आप, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी में इनमें से सबसे बेहतर कौन सा है? पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में क्या होता है कि जो लिखा गया है वही ठीक है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया वो सच सही है। जो आर्टिकल 20 में है तो 20 में ही है ना वो, तो उसको आप 25 नहीं कह सकते कि मोटा मोटा वहां भी है। यहाँ आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो, नेचर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो फोर्थ का कौन सा होगा ये बताओ। वेट विंटर, जाड़े में वर्षा और गर्मियों में शुष्कता, ड्राई समर, किस जगह की क्लाइमेट का जैसा दिखा रहा है कुछ, ये अंदाजा लगाओ थोड़ा सा। और ये सवाल मैंने कल आपको बताए हुए हैं, मतलब अब इसका आंसर अगर कोशिश करोगे तो आप दे सकते हो ठीक ठाक। कैसे होगा ये बताओ। फोर्थ का सवाल का आंसर क्या है? कुछ लोग सी कह रहे हैं, कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग बी भी कह रहे हैं, भाई साहब सारे आंसर कह रहे हैं। अब जो लोग
चलो डी नहीं कहा किसी ने, ये भी ठीक है। एक महाशय हैं जो कह रहे हैं कि ए बी होगा, सॉरी बी आंसर, ये वेट थ्रू आउट द ईयर। ये कैसे हो सकता है? कल अगर आपने नोट्स बनाए हो तो वहां पर मैंने कहा था सवाना तुल्य जलवायु, सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट। एक ड्राई सीजन आता है बहुत बड़ा, जहां पर फिर उस पर आग लग जाती है जंग घास में, स्कैटर ट्रीज विद डोमिनेंट ग्रासेस, मैंने पढ़ाया था आपको। तो मैंने कहा था कि वो सूडान में सवाना वाली क्लाइमेट, कल के सवाल में हमने किया था। तो मतलब एक ड्राई सीजन आता है। तो कल अगर सूडान जो देश है वहां पर ड्राई सीजन था लंबा, तो आज उसमें पूरे साल वर्षा कैसे हो जाएगी ये बताओ पहले तो। बी आंसर जिसने भी लगाया है वो खाना ना खाए। अब सी वाला आंसर और ए, देखो डी तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब ए वाला आंसर में थोड़ा सा दिमाग लगाना, वेट विंटर। वेट विंटर एक ही क्लाइमेट में होता है जहां पर मैंने कहा था भूमध्य सागरीय जलवायु में, है ना, यानी मेडिटेरियन क्लाइमेट में। और मेडिटेरियन क्लाइमेट मैंने कल आपसे कहा भी था, अगर आपको याद हो, ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई थी आपको। इसी एरिया में देखो, यहाँ पर इटली है, इटली के नीचे फ्रांस है, बगल में स्पेन है। तो जो कोस्टल एरियाज है मेडिटेरियन सी के आसपास, इजराइल वाले एरिया, इंडिया एशिया में, या फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट, हल्का हल्का अगर आप देखेंगे इसमें तो मेडिटेरियन क्लाइमेट मिलेगा आपको इटली विटली के आसपास। तो इसका आंसर है ए। गुड, ए आंसर भी दिया है कुछ, अच्छी बात है, वेरी गुड, ए आंसर, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा दूसरी चीज ये बताओ, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये चीजें, इसके बाद आप इसको थोड़ा सा नेट पे या गूगल पे या मैप में, एटलस में आप सर्च क्यों नहीं करते हो? किताब में क्यों नहीं पढ़ते आप? अगर कल से मेडिटेरियन क्लाइमेट की इतनी चर्चा हो रही है, अगर आपने मेडिटेरियन क्लाइमेट कहाँ पर है अगर किताब में देख लिया होता, एटलस में देख लिया होता, तो ये सवाल नहीं बन गया होता आज। लेकिन आप देखते ही नहीं है। हम देखते क्या है ये तो बताओ। थोड़ा सा पढ़ा करो आप लोग यार, कैसे होगा फिर ये। आगे बढ़ाएं। Which one of the following is correct sequence of climate regions while going from Zaire to नीदरलैंड? मतलब ये कहना चाह रहा है कि जायरे एक देश है, ये वर्ड भी कल आया है, जायरे, कल मैंने यूज किया था ये वर्ड। वहां से हम नीदरलैंड जा रहे हैं, नीदरलैंड मतलब हॉलैंड भी कह देते हैं इसको, ये यूरोप का एक कंट्री है। तो वहां से ये बहुत सवाल, अगर ये सवाल आपने कर दिया ना तो मजा ही आ जाएगा, मतलब हालांकि आप नहीं भी करोगे तब भी पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी एक आध अभी अगर आपके ठीक हो गए सीक्वेंस, तो आपको जायरे से नीदरलैंड जाना है। तो वो कह रहा है कि कौन कौन सी जलवायु आपके उस पर पड़ेगी। बहुत ही शानदार सवाल है ये, जरा बताओ। बेहतरीन क्वेश्चन है, पांचवा। क्या आंसर होना चाहिए इसका? करेक्ट सीक्वेंस जायरे से, मतलब जायरे में कौन सी क्लाइमेट होगी, फिर कौन सी होगी, फिर कौन सी होगी, कि आप नीदरलैंड पहुंच जाओगे चौथे नंबर पे, और वहां पे कौन सी होगी। नीदरलैंड कहाँ की कंट्री है ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको गेस करने के लिए दे देता हूं कि नीदरलैंड मतलब वो तो पता ही होगा आपको, नीदरलैंड, हॉलैंड, डच, हिस्ट्री में पढ़ते हो ना, यूरोप की कंट्री है। तो यूरोप में आपको ये मिलेगा, फ्रांस के बगल में, जर्मनी के बगल में मिलेगा नीदरलैंड, छोटा सा देश है। तो अब इतना मैंने हिंट आपको दे दिया है, तो मुझे लगता है कि अब आपको आना चाहिए सवाल। नहीं भी आएगा तो काम चल जाएगा, आप आंसर दो। पांचवें नंबर का सी आंसर लगाया, कुछ ने बी लगाया, ठीक है, आंसर दिया करो, आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं है। एक सी आंसर भी आ रहा है हमारे पास। अकल यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप ये बताओ। मैंने आपसे कहा, मैंने अभी अभी कहा कि नीदरलैंड जो है एक कंट्री है यूरोप का, अभी बोला 2 मिनट पहले बोला। और फिर मैंने कहा कि फ्रांस जहां पर है, जर्मनी जहां पर है, उसके बीच के आसपास में है नीदरलैंड, हॉलैंड जिसे हम कहते हैं। मैं कह रहा हूं कि नीदरलैंड अगर यूरोप का कंट्री है, ठीक हो गया, तो आप जायरे से कहां जा रहे हो? आप जायरे से नीदरलैंड जा रहे हो। तो अगर आप जायरे से नीदरलैंड जा रहे हो, तो नीदरलैंड में अब कुछ लोगों ने आंसर क्या दिया है इसमें, ये 5 वाला सवाल है ना, जैसे कई कई ने बी आंसर दिया है। अगर आप इसका बी आंसर लिखते हो तो बी आंसर में मतलब नीदरलैंड कौन होगा? सबसे आखिरी नीदरलैंड होगा। जायरे से नीदरलैंड जाओगे तो नीदरलैंड मतलब पहले क्लाइमेट नीदरलैंड की होगी, आखिरी, सॉरी, जायरे की होगी, और आखिरी क्लाइमेट किसकी होगी? नीदरलैंड की होगी।
तो तीसरा मतलब गर्म रेगिस्तानी जलवायु मिलेगी आपको। अगर जिसने भी आंसर बी लगाया है उसका ये कहना है कि नीदरलैंड यूरोप में है और वहां पर गर्मी है और वहां पे मरुस्थल है, डेजर्ट है। और यूरोप में कोई डेजर्ट नहीं है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक हो गया। अब आप समझ रहे हो, बी आंसर ज्यादातर लोगों ने लगाया है ये, और जिन महान मनुभावों ने सी आंसर लगाया है उनका ये कहना है कि एक लास्ट में आया है तो भूमध्य रेखी जलवायु, सॉरी, एक लास्ट में है तो भूमध्य रेखी जलवायु मतलब इक्वेटर जो है वो यूरोप में है और यूरोप इक्वेटर पे है, मतलब एक ही बात है। बी और सी आंसर जिसने लगाया। अब एक नए महाशय आए हैं जो कह रहे हैं डी आंसर होगा इसका। वो डी वाले ये कह रहे हैं कि ये गर्म रेगिस्तानी जलवायु होगी किस पे, जायरे पे। कौन सा आंसर होगा इसका, सिर्फ फिर से बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए, दिमाग से बताओ। जायरे से नीदरलैंड अगर आप जा रहे हो तो इसका क्या आंसर होना चाहिए। कितनी गलत बात है बताओ, ए नहीं होगा उसका। कितना इजी सवाल है यार ये, या तो ए आंसर होगा इसका या डी होगा। चलो ठीक है, अब हम कॉमन सेंस की बात है। मैंने कितनी बार आपसे कहा, कल भी कहा, देखो पढ़ाई वढ़ाई तो आपने छोड़ ही दी है, मुझे ऐसा लग रहा है फिलहाल जितने लोग बैठे हुए हैं। ये क्या है, भूमध्य रेखा, भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है। तो मैंने आपसे कहा कि मेडिटेरियन सी किसके बीच में है, अफ्रीका और यूरोप के बीच में है। तो यहां मेडिटेरियन सी के जस्ट ऊपर कौन है, यूरोप है कि नहीं। तो मेडिटेरियन सी के जस्ट ऊपर कौन है, यूरोप। तो पहले मेडिटेरियन सी आएगा फिर यूरोप आएगा, और उसके नीचे जायरे। मैंने कल भी आपसे कहा था कि जायरे कांगो, एक नदी है जायरे या कांगो नदी। तो जायरे कांगो रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो। मैंने कल बोला भी था यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज आएंगी, ये सवाल कल भी आ चुका है ये सवाल। तो जायरे कंट्री है यहाँ पे इक्वेटर के पास, कांगो बेसिन या जायरे बेसिन जहाँ पे विश्वद्रेखी जलवायु पाई जाती है। तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट होगी। मैंने आपसे कहा था कि विश्वद्रेखी जलवायु होगी, उसके बाद मैंने कहा था उसके जस्ट नॉर्थ में सवाना होगा, यानी पेड़ कम होते जाएंगे, घासें बढ़ती जाएंगी क्योंकि ड्राइनेस बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे आप और उत्तर में चले जाओगे तो सहारा मरुस्थल होगा। तो सहारा डेजर्ट यहाँ पर है, सबको पता ही है। तो सहारा डेजर्ट के बाद भूमध्य रेखी जलवायु आएगी, सॉरी भूमध्य सागरी जलवायु आएगी, मेडिटेरियन क्लाइमेट आएगी। उसके बाद जो वेस्टर्न यूरोप क्लाइमेट आएगा। तो ये ऐसे होगा, समझ गए ना मेरी बात। कहने का मतलब मेरा ये है, मैं बता देता हूं आपको क्या मतलब है इसका। देखो सिंपल है, लेकिन आप मेरे पढ़ाने का कोई फायदा थोड़ी है, आपने फिर नहीं पढ़ना है ये। लेकिन मैं उसके लिए पढ़ा दे रहा हूं, चलो कोई तो पढ़ेगा। ये इक्वेटर है, इस एरिया में जायरे कांगो बहुत सारे देश हैं, तो यहाँ पर हमेशा इक्वेटोरियल क्लाइमेट मिलेगी, विश्वद्रेखी जलवायु हमेशा विश्वत रेखा पे मिलेगी। अब जैसे जैसे आप यहाँ से नॉर्थ या साउथ जाएंगे तो बारिश कम होती जाएगी। अब एकदम से बारिश कम नहीं होगी, तो यहाँ पर घासें मिलेंगी आपको, ग्रासलैंड वाला। तो यही क्लाइमेट होगा कौन सा, सवाना। और नीचे क्या होगा, ग्रास और सवाना, ठीक है। और ज्यादा ऊपर चले जाओगे तो पेड़ और कम होते जाएंगे, घासें और कम होती जाएंगी। घासें कम होते होते डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो मरुस्थल मिल जाएगा, जैसे सहारा टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो सहारा तुल्य जलवायु होगी ये। तो ये विश्वद्रेखी जलवायु, वर्ष भर वर्षा। सवाना तुल्य जलवायु, जहां पर एक ड्राई सीजन आता है, यहां पर बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगा, सहारा तुल्य जलवायु। उसके बाद यहां पर भूमध्य सागर आता है, तो भूमध्य सागरी जलवायु मिलेगी जहां विंटर रेनफॉल होता है। और इसके बाद यही आता है यूरोप, इसी में वेस्टर्न यूरोप टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, वेस्टर्न यूरोप क्लाइमेट। अब यहीं पर आपको नीदरलैंड मिलेगा, ये आपका जायरे है क्वेश्चन के हिसाब से। तो सबसे पहले इक्वेटोरियल क्लाइमेट आएगा, फिर ये तो दिया नहीं है उसने, फिर डेजर्ट वाला आएगा, फिर मेडिटेरियन आएगा, फिर यूरोप। मेडिटेरियन के जस्ट ऊपर ही तो यूरोप होगा। तो आपने इस सवाल को, अच्छा सवाल था, गलत कर दिया आपने, कोई बात नहीं। चलो अब क्या किया जा सकता है भाई, ओ सॉरी, है ना। तो आंसर क्या होगा इसका, ए। अकल लगाओ थोड़ी सी। देखो तुक्का उक्का लगाने की बात नहीं है, देखो मामला क्या है ना, आप अपने माइंडसेट को सही रखो। जैसे मैंने आपको अभी बताया, मैंने आपको बताया कि इसका रियलिटी में ये होता है, लेकिन अगर आप इसको नोट डाउन नहीं करोगे तो कल एक सवाल आएगा, अभी थोड़ी देर बाद फिर से सवाल आएगा, आप उसको नहीं करोगे।
नहीं। देखो सीधा सा सवाल मेरा हमेशा ही रहता है, कछुए को कभी खरगोश के साथ दौड़ नहीं लगानी चाहिए। अगर आपको दौड़ लगानी है और आपके कॉम्पिटिटर जो है खरगोश हैं, रैबिट हैं, तो कछुए को खरगोश के बराबर ही दौड़ना चाहिए। खरगोश बार बार नहीं सोता है कहानियों के हिसाब से, तो करत करत अभ्यास गलत चीज होती है। कितना अभ्यास कर लोगे आप? हर साल नए स्टूडेंट ग्रेजुएट हो रहे हैं, हर साल नया मास आ रहा है, पहले से बेहतर आ रहा है। और भूलना भी तो एक बीमारी है, सभी लोग भूलते हैं। तो इसलिए आप जब आपको एग्जाम पढ़ाया जा रहा है तो उसमें आपको मैक्सिमम आउटपुट निकालना चाहिए। ठीक है, तो वो पुरानी बातें हो गई हैं कि कछुआ खरगोश के साथ दौड़ लगा रहा है। रियलिटी ये है, एग्जाम में कछुआ अगर खरगोश के साथ दौड़ लगा रहा है तो बेवकूफ है वो, उसको नहीं लगानी चाहिए दौड़। उसको दौड़ लगानी चाहिए तो पहले खरगोश के बराबर दौड़ना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आएगा या जो भी पास होगा वो लगभग बराबरी के क्या होंगे, स्टूडेंट होंगे। जैसे जिम्बाब्वे है या नेपाल है, या ये टीमें कभी भारत को टेस्ट मैच में हरा सकती हैं, ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगी? मान लो आपने कहा नहीं कुछ भी हो सकता है, मान लो हो गया 50 साल में एक बार हरा दिया, ठीक है, तो यार 50 साल का वेट क्यों कर रहे हो? और हो सकता है उस दिन कुछ हो गया हो, चलो हार ही गए मान लो, तो लेकिन फिलहाल हाँ जिम्बाब्वे ने भारत को हराया होगा कभी, मुझे याद नहीं है, ऐसा हो सकता है कभी कभी भी, पहले जिम्बाब्वे की टीम अच्छी थी, लेकिन उस समय जिम्बाब्वे कछुआ नहीं रहा ना, फिर वो भारत के बराबर टक्कर दे रहा था, तो उसमें उसके खिलाड़ी खरगोश के जैसे बिहेव करने लग गए थे। तो आप लड़ोगे तो उस रेस में बराबरी पे लड़ोगे, इसका ध्यान रखो हमेशा। आगे वर्षण की, देखो ये सवाल थोड़ा सा समझने वाला है, आप इसको कर लोगे मुझे उम्मीद है। देखो मरुस्थलीय जलवायु से संबंधित कथनों पर विचार करिए। मैं आपको समझा देता हूं मरुस्थलीय जलवायु में क्या है। ये कह रहा है कि नो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन कैन सर्व एज अ यूनिवर्सल बाउंड्री फॉर ड्राई क्लाइमेट्स। वो कह रहा है कि वर्षा की कोई, ये थोड़ा समझने वाला सवाल है, इसको आप गलत भी कर दोगे तो कोई बात नहीं, मैं यहां पर आपको कोई दोष नहीं दूंगा। वो कह रहा है कि जब भी हम किसी को कहते हैं कि क्या शुष्क जलवायु है, वहां पर ड्राइनेस है, उसकी कोई एक ऐसी सीमा नहीं है कि कितनी वर्षा होगी। मतलब ये कहना चाह रहा है कि किसी जगह पे कितनी वर्षा होती है, यह एक पैमाना नहीं है, ये एक लिमिट नहीं है, किसी को आप ड्राई जोन घोषित कर दो। मतलब सिर्फ वर्षा ही उसमें इतना बड़ा फैक्टर नहीं होता है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल या वर्षण, कि वहां पर हम क्राइटेरिया कह सके कि ड्राई है या कम ड्राई है। पहली बात, मेरी बात समझ आई ना? दूसरा, तापमान में वृद्धि के साथ संभावित वर्षा वाष्पीकरण बढ़ जाता है। वो कह रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे वाष्पीकरण भी बढ़ जाता है। ये तो खैर इजी है। तो पहला सवाल ये है, वो कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि कोई एक इतना बारिश होगी तो उसको ड्राई कहा जाएगा और इतनी बारिश नहीं होगी तो उसको ड्राई नहीं कहा जाएगा, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। तो पहला सवाल को अगर आप समझ गए हो तो इसमें आप आंसर लगाओ। आप ये भी मुझे बता सकते हो कि यार इसमें से कौन सा आपको ठीक लग रहा है, किसमें आपको कंफ्यूजन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये सवाल आपको बच जाएगा। ठीक है, यहां पे आपकी गलती नहीं है, बी और सी दो में कंफ्यूजन हो रहा है आपको, बस ये बात तो पक्की है ना कि दूसरा तो सही है, ये चलो ठीक है, मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही वाष्पीकरण यानी एवोपरेशन बढ़ेगा ही, ठीक है। अब ये देखो पहला वाला क्या है, वो कह रहा है कि कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं होती, ये बात बिल्कुल सही है। कैसे? इसी से तो इसका लिंक है। मान लो, ऐसा मान लो कि एक डेजर्ट है थार का, एक जगह राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान में भारत में थार का डेजर्ट है, तो दिन थार में चले गए हम। अगर तो थार में क्या है कि थार का जो डेजर्ट है, जैसलमेर वाला इलाका जो है, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, आपको बताइए। तो टेम्परेचर मान लो यहां पर रहता है जनरली 40 डिग्री 45 डिग्री, इससे भी ज्यादा हो जाता है, हम औसत कह रहे हैं। तो 40-45 डिग्री यहां पे तापमान है, ठीक है, काफी गर्म इलाका है, हमने मान लिया गर्मियों में ऐसा तापमान। एक ये वाला जगह है। अच्छा, एक जगह है आपकी कौन सी, दूसरी जगह है यूरोप में। एक दूसरी जगह कहां पे, यूरोप में, या आप लद्दाख भी ले सकते हो, भारत में ठंडी इलाका है, या आप जम्मू कश्मीर ले लो, लद्दाख ले लो, ऐसी जगह ले लो, या यूरोप ले लो, आप कोई ऐसी जगह है जहां पे ठंडा होता है।
और वहां पे टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री और 25 डिग्री रहता है, 25-30 डिग्री, ठीक है, तापमान चेंज है। अब हम कह रहे हैं कि इस एरिया में अगर 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा कितना, 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है इस एरिया में, और हम कह रहे हैं कि इस एरिया में भी 25 ही होती है, दोनों जगह वर्षा समान है, तो ये बताओ एवोपोरेशन ज्यादा कहां होगा, वाष्पीकरण ज्यादा कहां होगा। हम देखो मेरी बात ध्यान से दो, टेम्परेचर मैं कह रहा हूं कि 40-45 डिग्री है, वहां टेम्परेचर कम है, लेकिन वर्षा यहां 25 सेंटीमीटर है, वहां भी लगभग उतनी है। एवोपोरेशन कहां ज्यादा होगा, इधर ज्यादा होगा कि उधर ज्यादा होगा, दोनों में बराबर होगा, जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ, एवोपोरेशन यानी वाष्पीकरण कहां ज्यादा होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो थार में ज्यादा होगा। तो यहां पर अगर एवोपोरेशन ज्यादा होगा, वाष्पीकरण अगर ज्यादा होगा, तो ड्राइनेस ज्यादा नहीं हो जाएगी। जैसे सिंपल बात है, अगर आप 2 गिलास पानी पीते हो जून के महीने में, तो आपको पानी की कमी हो जाएगी, ड्राइनेस आ जाएगी। लेकिन अगर आप 2 गिलास पानी पीते हो दिसंबर जनवरी के महीने में, जब बहुत ठंडा चल रहा है, तो वो सफिशिएंट पानी होगा कि नहीं होगा। पानी आपने 2 ही लीटर पिया, सॉरी 2 ही गिलास पिया, लेकिन एक पानी आपने जून में पिया दिल्ली में, एक पानी आपने जनवरी में पिया, तो क्या पानी आपकी ड्राइनेस को कर रहा है? नहीं। जब तापमान ज्यादा होगा तो वहां पर बारिश, इतनी बारिश में भी क्या हो जाएगा, ड्राइनेस आ जाएगी, सूखा पड़ जाएगा, जैसे जैसलमेर में पड़ गया, थार में पड़ गया, ड्राइनेस आ गई। लेकिन जहां पर टेम्परेचर कम है, वहां पर अगर उतनी ही बारिश भी होगी तो वहां पर ड्राइनेस नहीं आएगी। मेरी बात समझ गए। वैसे कहा जाता है कि भारत जैसे देशों में अगर हम कहते हैं ना ड्राई एरिया है या शुष्क जलवायु है राजस्थान की, तो हम कहते हैं कि वहां पर औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर से कम होती है या उसके आसपास, तो भारत में ये ड्राई रीजन हो जाएगा। लेकिन अगर ठंडा इलाका है तो 25 सेंटीमीटर में भी वो ड्राई नहीं होगा, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कम है। यानी वही है, 2 लीटर पानी, 2 गिलास पानी जाड़े में पी लो आजकल, तब भी आपकी बॉडी उतना प्रॉब्लम में नहीं आएगी। लेकिन 2 ही गिलास पानी अगर गर्मियों में पी के दिखाओगे तो दिक्कत हो। तो कोई क्राइटेरिया है उसका? तो कहने का मतलब है पानी जो है, जो आप पी रहे हो, उससे आप ये नहीं कह सकते कि मैं ड्राई हो गया कि मैं वेट हो गया। डिपेंड करता है कि आप गर्मी में पी रहे हो या जाड़े में पी रहे हो। तो टेम्परेचर इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है। वो कह रहे हैं कि कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन नहीं है, मतलब कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर नहीं है जो आपको कह दे कि ड्राई है कि क्या है। फर्क पड़ता है कि आप किस टेम्परेचर में हो। तो पहला आंसर भी सही है और दूसरा भी सही है, तो आंसर इज सी। तो कुछ लोगों ने सी आंसर भी दिया था इसका, वेरी गुड, अच्छी बात है। ये बात समझ में आएगी, क्लियर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महाद्वीपों के आंतरिक भाग में स्थित निम्न अक्षांश के रेगिस्तानों में पृथ्वी पर तापमान की दैनिक सीमा सबसे अधिक होती है। वो कह रहा है कि जो लो लैटिट्यूड डेजर्ट्स हैं, ये सवाल आप कर सकते हो एग्जाम में अपने आप ही। इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स हैव द ग्रेटेस्ट डेली में रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। मतलब दैनिक तापमान, डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब आप समझ गए ना, दिन का तापमान और रात के तापमान में अंतर, दैनिक तापांतर, डायरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं, मैंने पहले भी पढ़ाया था। वो सबसे अधिक होता है, कह रहा है किसमें, लो लैटिट्यूड डेजर्ट्स, मतलब निम्न अक्षांशीय मरुस्थलों में। दूसरा है महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर स्थित उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों की जलवायु पर शीत महासागरीय धाराओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह सवाल मैंने पढ़ाया हुआ आपको ओशन करंट्स में। बताओ कौन सा आंसर आप सही लगाओगे इसमें। ये है 7th पोजीशन, 7वें नंबर का सवाल है। लगभग सभी लोगों ने ए आंसर दिया है, तो अच्छी बात है। देखो ये तो बहुत इजी सवाल है, अगर आप कॉन्सेप्ट लगाते हो। लो लैटिट्यूडनल डेजर्ट्स, लो लैटिट्यूड डेजर्ट का मतलब होता है ऐसे डेजर्ट्स जो ट्रॉपिकल हो। जैसे लो लैटिट्यूड का मतलब होता है 0 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ट्रॉपिकल जोन जिसको हम कहते हैं। मिड लैटिट्यूड मतलब मध्य अक्षांश, जैसे 30, 40, 60, इसके बीच में जो लैटिट्यूड है उनको मिड लैटिट्यूड्स या मध्य अक्षांश कहते हैं। इससे ऊपर जैसे 65, 70, 75, 80, 90 पोल तक होगा ना, उसको हाई लैटिट्यूड्स कहते हैं। तो हाई लैटिट्यूड का मतलब ठंडा, लो लैटिट्यूड का मतलब गर्म। अब वो कह रहा है कि इसके आसपास के जो डेजर्ट है, जैसे सहारा का डेजर्ट है, ट्रॉपिकल डेजर्ट है, लो लैटिट्यूडनल डेजर्ट है, भारत में थार का डेजर्ट है, अरेबियन डेजर्ट है, तो जितने भी डेजर्ट्स हैं वहां पर रेंज ऑफ डे मैक्सिमम एंड
नाइट मिनिमम या डायरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है कह रहा है। बिल्कुल सही बात है। कैसे? यहां पर रेत है, जैसे थार में चले जाओ आप भारत के डेजर्ट्स में, वहां पर क्या है, गर्मियों के मौसम में चले गए तो वहां पर आपको स्टोन मिलेगा, रेत मिलेगी, तो वो हीट को ज्यादा अब्जॉर्ब करती दिन में। और वहां पर मॉइस्चर कम है, वेजिटेशन नहीं है, तो खाली पत्थर ही पत्थर है, तो ज्यादा हीट अब्जॉर्ब करेंगे। तो दिन का टेम्परेचर हो सकता है वहां 45, 50, 48 भी चला जाए। लेकिन जब रात होगी तो बादल बादल नहीं मिलेंगे वहां पे आपको, है ना। तो बादल क्या करते हैं, हीट को आने देते हैं लेकिन वापस नहीं आने देते, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ऐसे में रात के समय में आउटगोइंग रेडिएशन जो होगा डेजर्ट से वो बहुत ज्यादा मात्रा में होगा। ठीक है, तो आउटगोइंग रेडिएशन जब ज्यादा मात्रा में होगा, ऐसे करके वापसी होगी हीट की, तो बहुत ज्यादा हीट वापस चले जाएगी। इसीलिए गर्मियों में भी डेजर्ट्स की रातों में आपको टेम्परेचर नीचे मिलेगा। मगर आप, मतलब ये है कि अगर आप दिल्ली में हो जून के महीने में, आपको रात में बहुत गर्मी लग रही है हमारे यहाँ पे, लेकिन अगर आप जैसलमेर चले जाओ तो रात में वहां का मौसम अच्छा हो सकता है, भले दिन का तापमान कम हो। और रात, दिन को ज्यादा गर्मी, रात को सारा वापस चले जाएगा, तो ज्यादा ठंडा हो जाएगा। तो दिन में ज्यादा गर्म, रात को कम गर्म, तो उसके बीच में जो अंतर है बढ़ जाएगा। डायरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम डे ऑफ डे, मिनिमम ऑफ नाइट। तो ये आंसर बिल्कुल आपका सही है। ठीक। और दूसरा सवाल, नहीं पड़ता है, पड़ता है, आंसर क्या होना चाहिए, पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। जितने भी आपको डेजर्ट्स मिलेंगे, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, उनके बनने के पीछे एक रीजन, वैसे बहुत सारे रीजन है, एक रीजन ये भी है कि उनके वेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स में कोल्ड ओशन करंट पाई जाती है। मैंने पढ़ाया था आपको, जैसे पेरू या हम्बोल्ट करंट, यहाँ पर अटाकामा डेजर्ट है, यहाँ पे कैलिफोर्निया कोल्ड करंट है, यहाँ पर मोज़ेब सोनोरन डेजर्ट है, यहाँ पे कैनारी है, तो सहारा है, बेंगुला है, तो कलाहारी, और वो क्या बोलते हैं, नामिब डेजर्ट है। क्योंकि ठंडी हवा, ठंडा पानी है, ठंडी जलधाराएं होती हैं, तो वहां से टच होके चलने वाली हवा भी ठंडी हो जाती है, मॉइस्चर उसमें कम हो जाता है, हवा ऊपर नहीं उठ पाती, नीचे बैठने लगती है, ठंडी हो जाती है, तो डेजर्ट यानी कम वर्षा की संभावना होती है। तो ये आंसर गलत है, होना चाहिए था क्या, पड़ता है। तो आंसर क्या है, ए। समझ गए? तो स्टेटमेंट क्या होगा इसका, पहला आंसर। आगे बढ़ा जाए, गुड। तो अच्छा सवाल है। अब देखो, आपका ध्यान सिर्फ ना, मैं फिर से कह रहा हूं, कौन सा सवाल सही है कि गलत है, या आपको कितना आता है, इस पे तो होना ही चाहिए, वो ठीक है, इतने पे ही नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बहुत सारी चीजें आपसे कही कि जैसे इसी के बारे में कि डायरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है, बादलों का क्या योगदान होता है उसमें, ये बताया था ना मैंने अभी। तो ऐसे सवाल आपको घुमा के आ सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि जो क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं यही सवाल वहां आएगा, ऐसा तो एक भी सवाल नहीं आएगा। मतलब सीधे सीधे लैंग्वेज उठा के क्यों दे देगा यूपीएससी वाला इसकी, लेकिन इससे रिलेटेड और सवाल आपके बन जाएंगे। फिर से आ गया, भूमध्य सागरी जलवायु, मेडिटेरियन क्लाइमेट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सही कौन सा है। समर्स आर वेट एंड विंटर्स आर ड्राई, क्या ऐसा होता है? इस सवाल को बनाओ जरा जल्दी। ये क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर का सवाल है। इस सवाल का आंसर क्या दोगे आप, भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में कौन सा कथन जो है सही है। किसी को ऐसा लगता है कि उसका आंसर सही है, इसमें हो भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी का आंसर गलत है, वो कह रहा है कि कौन सा इसमें सही आंसर है। तो किसी ने इसमें ए लगाया है आंसर, किसी ने इसमें बी लगाया है, किसी ने इसमें सी लगाया, 3 टाइप के आंसर आ रहे हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूं इसमें कि किसी को दावे के साथ कोई कह सकता है कि उसका आंसर सही है। 8वें नंबर का सवाल है। अब एक काम करना, आप ये जो आज की क्लास है ना, इसको दोबारा से रिकॉर्ड करके देखना, और फिर आप खुद से फील करना कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप सोचो, भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि समर्स आर वेट, वो कह रहा है कि गर्मी में वर्षा होती है, विंटर्स आर ड्राई। और मैं आज की क्लास में भी कम से कम 5-6 बार ये बोल चुका हूं, कल की क्लास में कम से कम 5-10-15 बार कम से कम इस क्लास में हो गया होगा कि विंटर रेनफॉल होता है भूमध्य सागरीय जलवायु में, समर ड्राई होता है। यहां पर क्या कर रहा है, समर्स आर ड्राई मतलब ग्रीष्म काल में वर्षा होती है, ग्रीष्म काल आर्द्र आर्द्र होता है, सर्दियां शुष्क होती है। ये उल्टा नहीं है, सर्दियां तो आर्द्र होनी चाहिए ना, भूमध्य सागरीय जलवायु है वो, मेडिटेरियन क्लाइमेट। तो ये कैसे सही हो जाएगा, पहली बात तो ये बताओ मुझे आप, है?
पहला ऑप्शन कैसे सही हो सकता है? ये भूमध्य सागरीय जलवायु तो शायद मुझे लगता है कि जी का जंजाल बन गया है आप लोगों के उसका, मतलब हमें इतना याद नहीं हो पा रहा है कि यहां जाड़े में वर्षा होती है। समझ गए ना? दूसरा, इस सवाल को देखो आप, इट अकर्स इन साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब ये कह रहा है कि जो भूमध्य सागरीय जलवायु है वो साउथ ईस्ट ऑफ यूएसए, ये वाला एरिया, या उरुग्वे, ब्राजील, यहां पाई जाती है। आपको मैंने कल भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं कि वेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाई जाती है कौन सी जलवायु? भूमध्य सागरीय जलवायु। कल भी हमने इस बारे में चर्चा की थी। वेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स पाई जाती है 30 to 40 डिग्री, ये कल बताया था मैंने। तो जब वेस्ट में पाई जाएगी तो पूर्व में कैसे पाई जाएगी? साउथ ईस्टर्न कैसे हो जाएगा ये? जब आपको पता है कि वो वेस्ट में पाई जाएगी तो ईस्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये भी इसका आंसर गलत है। कल अगर आपने घर में जाके पढ़ा होता तो ये आंसर आज सही हो गया होता। तो आंसर इज डी। तो आंसर क्या है इसका? डी आंसर है। अनर्थ हो गया है ये। कैसे कैसे सवाल आप सॉल्व कर रहे हो बताओ। अगला सवाल, अब ये बताओ फिर, ये थोड़ा फैक्चुअल सवाल है, फिर भी अगर आता है तो आपको ठीक है, नहीं आता है तो काम चलेगा, लेकिन ये मैंने पढ़ाया हुआ है वैसे आप। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु, फिर सागरीय आ गया ये, फिर मेडिटेरियन क्लाइमेट आ गया, नहीं पाई जाती है? इसमें से जरा दिमाग लगा के आंसर दो। इसका अगर आप गलत आंसर दे भी दोगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन इसमें एक दो आंसर आपको नहीं देने हैं, मतलब जो मैंने बताए थे आपको। चिली, सेंट्रल चिली, केप टाउन, एडिलेड और पंपास, ये मैंने हालांकि बताया था आपको कल इसका आंसर, लेकिन कोई नहीं, याद नहीं भी है तो चलेगा कि कहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है, ये आपका सवाल है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये 9th वाला सवाल है, 9 का 9th नंबर पे है। तो कौन सा क्वेश्चन इसका सही होगा जरा बताओ। हाँ ठीक है, डी आंसर सही होगा। देखो ये बात हमने कल मैंने बताई भी थी आपको, सेंट्रल वेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट बताया था ना, चिली। मैंने कहा था कि चिली की कैपिटल है सेंटियागो, ये सेंट्रल चिली में पड़ती है, यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगी 30-40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ऊपर नीचे। यहीं पर मैंने कल आपको कहा था केप टाउन, साउथ अफ्रीका वाला। और मैंने कल कहा था आपको एडिलेड, कल मैंने वर्ड यूज भी किया था, जहां पर क्रिकेट मैच होने वाला है, टेस्ट मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो एडिलेड है, पर्थ है, इन जगहों पे वेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट क्या पाया जाएगा? मेडिटेरियन क्लाइमेट पाई जाएगी। बाकी ये कहाँ पाई जाती है? नॉर्थ में, जहां पर मेडिटेरियन सी है, उसके आसपास इटली विटली की बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, इजराइल की बात, और ये कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स वाली बात की थी मैंने थोड़ी देर पहले, यहां पर। तो सब वेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, ईस्ट में नहीं मिलेगा, ठीक है, वेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। और पंपास कहां पे? इसका आंसर डी है। पंपास एक ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, पंपास अर्जेंटीना में, बीच में मिलेगा आपको, न तो कोस्टल एरिया में न बहुत इधर। तो ये है, तो टेम्परेट है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, जैसे पंपास, प्रेरीज, स्टेपीज, ये सब ग्रासलैंड्स है, ठीक। तो मेडिटेरियन क्लाइमेट नहीं पाई जाएगी वहां पे, यहां पर स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट पाई जाती है पंपास में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, नहीं सॉरी डी। आगे बढ़े, गुड, आंसर अच्छा दिया आपने। ए पर्वतीय क्षेत्र, देखो ये गलत है ये ट्रांसलेशन। आप पढ़ोगे ज्योग्राफिकल रीजन, जियोग्राफिक रीजन हैज द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र होता है, कोई जैसे हिमालय ले लो आप, या गंगा का मैदान ले लो, कोई भी ले लो, उसके अंदर कौन कौन सी खास विशेषताएं होती हैं, ठीक। निम्नलिखित विशेष, मतलब ये खास विशेषताएं हैं, और इन विशेषताओं के आधार पर वह क्षेत्र कौन सा है, मतलब किस क्षेत्र में गर्म और शुष्क जलवायु पाई जाती है, कहां पर हल्की और आर्द्र सर्दी होती है, मतलब माइल्ड एंड वेट विंटर, माइल्ड मतलब ज्यादा ठंडा नहीं होता, और वेट विंटर होता है, और सदाबहार ओक के पेड़ पाए जाते हैं। इस सवाल को अगर आप दिमाग में लगाओगे तो आपको सवाल ये कुछ कुछ आ सकता है। हार्ड एंड फास्ट रूल मत नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर लगाना है। 10th सवाल है, 10वां नंबर, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप अंदाजा लगा लोगे। मतलब ये 3 खासियत मोटा मोटा
किस प्रकार की जलवायु में मिलती है? ये सवाल। कुछ लोगों का मानना है कि ए आंसर होगा, कुछ लोगों का मानना है सी होगा, कुछ का होना कहना बी होगा। जैसे वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट, गर्म और शुष्क जलवायु कहां पाई जाती है? दूसरा है माइल्ड एंड वेट विंटर, कहां पाया जाता है? एवरग्रीन ओक फॉर ट्रीज कहां पाई जाती हैं? किस भूमध्य सागरीय जलवायु? पूर्वी चाइना, केंद्रीय सेंट्रल एशिया मतलब जहां से कैस्पियन सी के आसपास, और अटलांटिक तट नॉर्थ अमेरिका। इसका आंसर कौन सा सही होगा ये बताना है आपको। अब जो लोग सी आंसर दे रहे हैं देखो, और वो मेरे साथ बने हुए हैं एक दो दिन से, 2-4 दिन से, आज से, सेंट्रल एशिया कैसे आंसर हो जाएगा इसका यार? वेट विंटर कहां होता है? देखो एक ही खाली इसको पकड़ लो आप कि शीतकाल में वर्षा होती है, तो इसका आंसर सीधे सीधे ए नहीं हो जाएगा? ए आंसर भी दिया है कुछ लोगों ने, वेरी गुड। तो सेंट्रलाइज एशिया कहां से इसका आंसर हो जाएगा? जब वो खुद कह रहा है कि माइल्ड एंड वेट विंटर, माइल्ड मतलब बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होता है क्योंकि बहुत नॉर्थ में नहीं है वो, और विंटर रेनफॉल ही उसकी मेन खासियत है, और विंटर रेनफॉल भूमध्य सागरीय जलवायु में होता है, तो इसका आंसर ए क्यों नहीं होगा ये बताओ आप। दूसरा, जब जाड़े में वर्षा होती है तभी तो गर्मियां वहां पर ड्राई होंगी, क्या लिखा है उसने? वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट, मतलब गर्मी में शुष्कता होती है, जाड़े में वर्षा होती है। अब मान लो ओक के बारे में नहीं पता आपको, ओक फॉरेस्ट क्या है, तो ओक एक पेड़ होता है जो पत्तियां अलग अलग टाइम पे गिराते हैं, एक साथ नहीं गिराते, सदाबहार हो जाते हैं, तो ओक फॉरेस्ट वहां पे मिलता है, ठीक है। थर्ड नहीं भी पता है तो खाली दूसरे को पढ़ के जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं उससे पहले वाला क्लियर हो जाता है, बस आंसर क्या आ जाएगा? भूमध्य सागरीय जलवायु। सेंट्रल एशिया कहां चले गए आप ये बताओ। और ये इस टाइप के भयानक टाइप के आंसर तभी आते हैं जब हम रेगुलर नहीं होते हैं, हमारे अंदर कंटिन्यूटी नहीं होती है, ठीक है, और जब हम हवाबाजी करते हैं। हवाबाजी मतलब हवाबाजी। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से किस शहर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती? फिर से आगे सवाल, तो मेडिटेरियन क्लाइमेट कहां पर नहीं पाई जाएगी बताओ। ये सवाल आपको आना चाहिए, वैसे नहीं भी आएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन इसमें आंसर दो आप, मतलब मैं उम्मीद तो कर रहा हूं आना चाहिए। अब ये फैक्चुअल सवाल है ना, वैसे तो कंसेप्चुअल है, लेकिन मान लो शहर की लोकेशन आपको नहीं पता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि चलो कोई बात नहीं, फिर भी दिमाग लगाओ जरा। हालांकि मेरे बोलने में कई बार ये सवाल आ चुके हैं, ये सवाल बन जाना चाहिए अगर मेरे वर्ड जो भी मैंने 1-2 दिन में यूज किए हैं शहरों के, वो आपको याद हो, आपने नोट डाउन किया हो उनको, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। पहला लॉस एंजल्स, तो लॉस एंजल्स में मिलेगा नहीं मिलेगा? अभी अभी मैंने 1-2 मिनट पहले वर्ड यूज किया था लॉस एंजल्स, जहां पे हॉलीवुड है, सैन फ्रांसिस्को जहां पर है, कैलिफोर्निया जहां पर है, ये इलाका, इस इलाके में मेडिटेरियन क्लाइमेट पाई जाती है, 10-30 to 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ वेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पे, तो लॉस एंजल्स यहाँ पे, तो वहां पे तो है ही। दूसरा रोम, अब जिस इंसान ने भी इसमें रोम आंसर लगाया है कि यहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है, क्वेश्चन है रोम कहां है? इटली में है रोम। रोम कहां पर है? इटली की कैपिटल है शायद मेरे हिसाब से रोम। और इटली के बारे में कुछ देर पहले हमने सवाल भी किया था, भूमध्य सागर के आसपास इटली है, तो यार रोम तो होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो रोम आंसर लगाने वाले कहां से आते हैं ये बताओ तुम। और तीसरा केप टाउन, और केप टाउन भी लगाया क्या किसी ने? चलो अच्छी बात है, केप टाउन किसी ने नहीं लगाया, इज्जत बच गई। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको 1 मिनट पहले वाले सवाल में कहा था केप टाउन भूमध्य सागरीय जलवायु। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क कहां पे? ईस्टर्न कोस्ट पे न्यूयॉर्क है, वॉशिंगटन है ना, अमेरिका के जो बड़े बड़े शहर हैं ये सब ईस्टर्न पार्ट में। और मैंने कहा क्या क्या कहा था अभी, ईस्ट में कभी भी भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। रोम तो आंसर हो ही नहीं सकता ना यार, बाकी तो चलो जो भी है, तो आंसर इज, अच्छा फिर ये वही वाला कथन कारण वाला आ गया। इस सवाल को करके दिखा दो, आपके आज के पाप धुल जाएंगे। आप आज मतलब जो गलतियां आप लोगों ने करी ना वो सब सॉल्व मान ली जाएंगी। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में बरसाती सर्दियां होती हैं। बरसाती सर्दियों का मतलब है रेनी विंटर्स होता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में रेनी विंटर्स होते हैं। उसका कारण यह है कि जो पछवा पवनों की पेटी में आ रहते हैं शीतकाल में, मतलब ड्यूरिंग विंटर्स
यहाँ पर जो इफेक्ट होता है वो पछुआ पवनों का होता है, यानी वेस्टर्ली विंड्स के प्रभाव में आ जाती है ड्यूरिंग विंटर सीजन। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? ए बी सी डी। अब ये असर्शन रीजन उसकी व्याख्या करता है कि नहीं करता, मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कैसे बनाना है, जरा जल्दी बनाओ। इसका कौन सा सवाल सही होगा? नीचे नहीं है मेडिटेरियन सी के, एल्टस में देखो नीचे मतलब साउथ नहीं होता है। 12, ये सवाल मैंने कल आपको बताया हुआ है, विथ डायग्राम मैंने समझाया हुआ है कल की क्लास में आपको। कल की क्लास में मैंने आपको ये क्वेश्चन विथ डायग्राम बताया हुआ था, ठीक है। तो कई लोग ए लगा रहे हैं इसका आंसर और कुछ लोग इसका आंसर सी लगा रहे हैं। सी का मतलब यहां पे है कि वो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऐसा है क्या? चलो खैर, कम से कम ये तो सही किया कि हमने मेडिटेरियन सी में जाड़े में वर्षा होती है, तो कई बार आ चुका है, वो अच्छी बात है। किसी ने डी या बी नहीं, डी नहीं लगाया, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, ये है। ड्यूरिंग विंटर दे लाई इन द बेल्ट ऑफ वेस्टर्लीज, ये भी सही बात है यार, और उसकी वो व्याख्या भी कर रहा है, उसका एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसका आंसर ए होगा। वेरी गुड, जिसने भी ए आंसर दिया। मैंने कल भी आपसे कहा था, ये डायग्राम बनाया था ना मैंने आपको, मैंने कहा था ये ट्रेड विंड्स होती हैं, ये 30-35 डिग्री नॉर्थ है, यहां से जो ऐसे चलती हैं वो वेस्टर्लीज होती हैं। जो वेस्ट से आएगी तो वेस्टर्लीज होगी, पछुआ पवने। और मैंने कहा था कि जो वेस्टर्ली चलती हैं 30-35 नॉर्थ और 60-65 नॉर्थ के बीच में चलती हैं, कब? जब सन इक्वेटर के आसपास होता है। मैंने कहा था सन हमेशा इक्वेटर के पास नहीं होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे शिफ्ट करता है। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे यहाँ गर्मी होगी, ठंडा हो गया इक्वेटर पे, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल हो गया। तो जब सन नॉर्थ की ओर मूव करता है, यानी हमारे यहाँ मई जून का महीना होता है, तो सारी की सारी बेल्ट नॉर्थ की ओर जाती है। और जब साउथ की ओर, जैसे आजकल ठंडे का टाइम है, तो साउथ सन कहाँ है? सदर्न उसका अभी मूवमेंट है, तो ऐसे में सारी की सारी बेल्ट साउथ को आ जाएंगी। तो यहाँ पर बारिश तभी होगी जब ये वाले जो पछुआ पवने हैं ये थोड़ा सा नॉर्थ की ओर खिसक जाएंगी, और फिर ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में आ जाएंगी। कल मैंने पढ़ाया था आपको ये, मैंने कल कहा था ये जो मानसून क्लाइमेट, आपने क्वेश्चन था ना कल, मानसून क्लाइमेट और मिड इन क्लाइमेट, ये शिफ्टिंग ऑफ एयर प्रेशर बेल्ट्स, वायुदाब पेटियों के खिसकने की वजह से ऐसा होता है। तो गर्मियों में ये किसके